नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ 23 लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली 24th, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 24 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए आज हम लोग लगभग 6 आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं जल्दी से जल्दी और मोस्ट पोर्टेंट पॉइंट ही इन आर्टिकल्स के आपको बताऊंगा। जैसे कि क्या हार्वर्ड की एक ब्रांच, बेसिकली क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की ब्रांच इंडिया के अंदर खुल सकती हैं, और खुल सकती हैं तो किस हद तक खुल सकती हैं, कितनी इफेक्टिवली खुल सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया गया है, इसको देखेंगे। फिर फैमिली प्लानिंग गोल्स को इंडिया के अंदर किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। कैसे हम लोग जो यंग पॉपुलेशन है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, अनपढ़ पॉपुलेशन है, उसके पास फैमिली प्लानिंग गोल्स को पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई ये जो अलग अलग राज्य की सरकारें, वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, उनके ऊपर जो कंडीशंस इंपोज कर रही हैं कि आप मॉल में नहीं घुस सकते, यहां नहीं जा सकते, तो इस प्रकार की कंडीशंस इंपोज करना गलत है। ये जो स्टेप है, ये जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट सही नहीं है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई डीम्ड फॉरेस्ट नो मोर, कर्नाटका के अंदर लगभग 9.9 लाख जो डीम्ड फॉरेस्ट है, इसको बहुत हद तक कम किया जा रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। ये किस बेसिस पे कम किया जा रहा है? ये 9.9 लाख डीम्ड फॉरेस्ट किस बेसिस पे नोटिफाई किया गया था? डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन कैसे होती है? बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया, उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, एक चीज होती है डीम्ड फॉरेस्ट। तो डीम्ड फॉरेस्ट के यहां पे स्टेटस को बदला जा रहा है, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर विंबलडन की रैंकिंग हटा दी एटीपी डब्ल्यूटीए ने, मतलब अब विंबलडन ने जो प्लेयर्स खेलेंगे ना, उस गेम के आधार पर उन प्लेयर्स को जितने पॉइंट मिले हैं ना, उन पॉइंट को काउंट नहीं किया जाएगा प्लेयर की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। और सेंटर की एक्साइज ड्यूटी को लेके यहां पे व्यू पॉइंट दिया, बोला गया है कि भाई सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, अब राज्यों को भी एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए। तो इतनी चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। ये जो पहला आर्टिकल है, फार मोर डेंजरस प्रेसिडेंट मोमेंट नाउ देन इन 1992, ये बेसिकली ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह इशू वाले को लेके बात करें। इसको चाहे तो आप अलग से पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखा तो डिस्कस नहीं किया। 6 आर्टिकल में पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्वर्ड ब्रांच इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट इन चैलेंजेस। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है। हम पिछले 50 सालों से जो अपना एजुकेशन सेक्टर चला रहे हैं, उसमें फॉरेनर्स की एंट्री ज्यादा हुई नहीं है। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा कम खुली हुई है। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो इंडिया के मार्केट में इतनी रिसेप्टिबिलिटी नहीं है। दूसरा, इंडिया के मार्केट में अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी मान लो आके अपना कैंपस वगैरह बनाती, तो भारत सरकार उसको बहुत ज्यादा कोई इंसेंटिव्स देगी नहीं। तीसरा, इंडिया की एजुकेशन थोड़ी सस्ती है, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज अगर इंडिया के अंदर कॉलेजेस खोलेंगी तो उतना पैसा नहीं कमा पाएंगी। इस वजह से आप देखो तो बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर ज्यादा सेटल हो नहीं पाई हैं। लेकिन ये व्यू पॉइंट बदल रहा है। अब हायर एजुकेशन में भारत सरकार कोशिश कर रही है और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट दिखा रही है कि वो इंडिया में आके कैंपस खोले। और इस कंटेक्स्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बोला भी है कि हम हायर एजुकेशन सेक्टर में कुछ रिफॉर्म करेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल कोलैबोरेशन हो, बाहर की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस इंडिया के अंदर खुले। इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली देखा जाए तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया के अंदर आए थे अप्रैल 2022 में, और उस समय पे गुजरात की गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में गए थे। अभी जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के एकेडमिक कोलैबोरेशन का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। ये जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, इसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और इसके लिए मदद मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पार्टनर है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो इस पार्टनरशिप में एडिनबर्ग की यूनिवर्सिटी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मदद करेगी स्ट्रैटेजी बनाने में, टीचिंग में, लर्निंग में, रिसर्च में, इनोवेशन में, क्वालिटी एश्योरेंस में। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी को एक बाहर की यूनिवर्सिटी से मदद मिल रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। इंटरनेशनल एकेडमिक पार्टनरशिप है एक प्रकार की है, और बेस्ट क्वालिटी यहां पे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के असिस्टेंस से यहां पे मिलेगी किसको? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। कुछ इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी की इंडिया के अंदर जरूरत है। अभी के लिए अगर आप देखो तो फॉरेन यूनिवर्सिटी के ब्रांच कैंपसेस को इंडिया के अंदर खुली परमिशन नहीं है आके अपनी एजुकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। इंडिया की सरकार ने बहुत सारे नियम कानून लगा रखे हैं
आप कौन से कोर्सेज पढ़ा सकते हो, कितनी फीस चार्ज कर सकते हो, ये अब तक रहा है। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज की इंडिया में एंट्री आसान नहीं रही है। अब जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तब से ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ भाई, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एंट्री इंडिया के अंदर हो सकती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया भी गया था कि जो टॉप 100 कैटेगरी की यूनिवर्सिटी हैं दुनिया भर की, अगर वो चाहे तो इंडिया के अंदर अपना कैंपस खोल सकती हैं। बट फिर भी इस चीज को उतना प्रैक्टिकल नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है वो इंडिया के अंदर कैंपस सिर्फ इस बेसिस पे नहीं खोलेंगे कि चलो एक्सपेंशन करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इंडिया में ज्यादा फीस नहीं चार्ज कर सकते। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगी तो चाहेंगी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स मिले। अब भारत सरकार से इंसेंटिव्स आएंगे नहीं आएंगे कह नहीं सकते। अभी रिसेंटली फरवरी 2022 में हमारी ऑनरेबल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में क्या बोला कि जो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोली जा सकती हैं। अब यहां पे कोई टॉप 100 की लिमिट नहीं लगाई गई। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये बोलने लगे कि भाई एक तरफ तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोल रहे हो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज आ सकती हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी आके सेटअप कर सकता है। तो थोड़े आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं नजर आ रही यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने में लेके। ठीक है। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है, जो डॉक्टर सुभाष सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, इन्होंने रिसेंटली लोकसभा में मार्च में रिटर्न रिप्लाई दिया। इन्होंने क्या बोला कि दो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, एक फ्रांस का है और एक इटली का है, ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर कैंपस स्टैब्लिश करें। इटली का जो इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैरागोनी। ये एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके। तो अलग अलग क्वार्टर से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर खुल सकती है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और देखिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर खुलना जरूरी है, बट इसमें हमको प्रैक्टिकल चीजें ये देखनी है कि क्या बाहर की यूनिवर्सिटी वाले इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी खोलने को तैयार होंगे। हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि लाखों की तादाद में इंडियन बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इंडियन बच्चे बाहर ना जाए, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ें, वहीं पैसा इन्वेस्ट करें। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या इस प्रकार के मॉडल सक्सेसफुल है? देखिए, जो ग्लोबल ब्रांच कैंपसेस होते हैं ना, जरूरी नहीं है वो चलें। फॉर एग्जाम्पल, येल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर ने मिलकर खोला था येल एनयूएस कॉलेज, कहां पे? सिंगापुर में। और वो उतना चल नहीं पाया, तो इन दोनों ने अपना जो डिकेड लॉन्ग पार्टनरशिप थी इसको बंद कर दी। तो येल यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर अपने आप में बहुत बड़ी, बट इनका पार्टनरशिप नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल ब्रांचेस को चला पाना एजुकेशन यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में इतना आसान नहीं है। हालांकि इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बीच में पार्टनरशिप है, जैसे कि ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और मोनाश रिसर्च एकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, मोनाश रिसर्च एकेडमी, इसका एक ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम चलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसका एक ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम चलता है, इसको यूक्यूडार बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं कि भाई देखिए, इंडिया बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ ज्वाइंट प्रोग्राम चला रहा है एजुकेशन की फील्ड में। फिर एक एग्जाम्पल है मेलबोर्न इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमी, जिसको आप बोलते हो मीपा। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मीपा क्या है? तो मीपा एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का, आईआईटी कानपुर का, आईआईटी खड़गपुर का, किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के साथ। तो मीपा क्या करता है? स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि एक ऐसी डिग्री वो पा सके जिसको एक्रेडिटेशन इंडिया में भी मिला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में भी मिला हुआ है। तो इस प्रकार की पार्टनरशिप के बेसिस पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस हैं बाहर की यूनिवर्सिटी के, वो डेफिनेटली खोले जा सकते हैं। ओके। कंपटीशन को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा सकता है। और उस बिहाफ पे अगर आप देखो तो बेस्ट क्वालिटी करिकुलम, पेडागॉगी और इंडियन हायर एजुकेशन में गवर्नेंस भी यहां पे प्रोवाइड की जा सकती है। और इंडिया के लिए जरूरी यह है, क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स। लगभग 4,61,792, 4,61,792 स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाके दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं। तो अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज आके इंडिया के अंदर कैंपस खोलती, तो ये जो बच्चे इंडिया के बाहर जा रहे थे, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंडिया के अंदर रह के पढ़ सकते। क्योंकि मैं बता दूं, बड़ी तादाद में बच्चे इंडिया के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं। रीजन बिंग, बाहर जाते हैं तो उनका खर्चा ज्यादा होता है, वहां पर रहने की कॉस्ट, अपने आप को सस्टेन करने की कॉस्ट। फिर पढ़ाई के साथ पता चला किसी पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई करें या काम करें, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। फिर ऑथर बोल रहा है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या है। क्या आपको लगता है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं बेस्ट क्वालिटी की, या फिर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की, वो इंडिया के मार्केट में एंट्री मारेंगी? अगर मारेंगी तो सरकार से इंसेंटिव्स चाहेंगी। सरकार ने अभी कोई भी इंटेंशन इंसेंटिव्स का नहीं दिखाया, पैसों के मामले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अगर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आके खोल रही है अपना कैंपस,
तो वो चाहेगी भारत सरकार लैंड दे, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पे आउट्स दे, उसके साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दे अपना काम चलाने में। तो अब इतनी सारी चीजें तो देखो भारत सरकार की तरफ से मिलने को रही, तो टॉप 100 या टॉप 500 में यूनिवर्सिटीज का आके कैंपस सेटल कर पाना मुश्किल होगा। तो बेटर ये कि टॉप 500 के बाहर जो बेटर क्वालिटी यूनिवर्सिटीज है उनको आप खोलने दो। लेकिन वो करते वक्त भी इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनका अकेला टारगेट ये है कि वो इंडिया के अंदर कैंपस खोल के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, ऐसी यूनिवर्सिटीज को आने से हमें रोकना पड़ेगा। और हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को यहां पे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ये जो मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं, जो मल्टीपल अप्रूवल्स लेने हैं यूनिवर्सिटी को इंडिया में शुरू करने से पहले, ये यहां पे रोकने जरूरी है। इन यूनिवर्सिटीज को थोड़ा बहुत प्राइसिंग, फी प्राइसिंग के आधार में इंडिपेंडेंस देने की जरूरत है। ये यूनिवर्सिटीज जो भी पैसा कमाए वो पैसा वापस अपने देश में भेज पाए, इनको टैक्स इंसेंटिव्स देना, ये सब जरूरी है। तब जाके कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड होगी इंडिया में अपना कैंपस खोलने में। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक ऑन सेंटर्स ड्यूटी कट ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स आफ्टर सेंटर्स ड्यूटी कट स्टेट मस्ट डू द सेम विद देयर टैक्सेस। देखिए रिसेंटली केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया, पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल के ऊपर 6 रुपए प्रति लीटर जो दाम थे वो कम कर दिए गए। और उसका रीजन क्या था, कि वजह क्या थी, क्योंकि अप्रैल में भाई इन्फ्लेशन गजब तरीके से बढ़ गया है, 7.8% पहुंच गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 95 मंथ्स में सबसे ज्यादा पहुंच चुका अप्रैल 2022 में। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भैया पिछले एक डेकेड में सबसे ज्यादा पहुंच चुका है 15.1% पे। तो अभी इस कंटेक्स्ट में भैया दाम को यहां पे कम करना जरूरी है। और दाम को कम करने के लिए जो एक डिमांड सबसे ज्यादा की जा रही है वो क्या है, कि भैया फ्यूल के प्राइसेस को कम करो। तो नवंबर 2021 में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए थे और उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं। तो फाइनली यहां पे तेल के दाम कट किए गए हैं। देखिए यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि यहां पे केंद्र की सरकार ने तेल के दाम कट किए हैं, तो अब अच्छा ये रहेगा कि राज्य की सरकारें भी सामने आए और तेल के दाम कट करें। देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर का ग्लोबल अप्रैल की जो पीएमआई सर्वे रिलीज हुई, उससे पता चला कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोनों ने ये बोला है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। और इनपुट कॉस्ट में एक बहुत बड़ी चीज फ्यूल कॉस्ट होती है। फ्यूल हर चीज की कॉस्ट को अफेक्ट करता है। मान लो सामान राजस्थान से आसाम पहुंचाना है, तो अब पहुंचाओगे कैसे, या तो आप ज्यादातर केसेस में आप रोड से ही पहुंचाओगे, रेलवेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट रोड का इस्तेमाल किया जाएगा तो या तो पेट्रोल इस्तेमाल होगा या डीजल इस्तेमाल होगा। तो अब ऐसे केसेस में पेट्रोल डीजल के दाम अगर ज्यादा हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे। समझ गए। इसीलिए अगर आप यहां पे देखो तो रिसेंटली ये स्टेप्स लिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं। साथ साथ यहां पे आरबीआई भी इन्वॉल्व हुआ है और आरबीआई ने जो अपना बेंचमार्क पॉलिसी रेट है उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, सीआरआर बढ़ाया है, एसएलआर बढ़ाया है। तो अब ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि राज्य की सरकारों को केंद्र के साथ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस कम करने की जरूरत है। यहां पे स्टेट टैक्सेस जो है, जो स्टेट वैट है फ्यूल के ऊपर, उसको कम करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे राज्य की सरकारों को यह समझना होगा कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रही है, ठीक है ना, तेजी ग्रोथ हो रही है, तब जाके आपके टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे। केवल पेट्रोल पे टैक्स लगा के लंबे समय तक आप टैक्स नहीं कैटर कर पाओगे। आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करवानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तब आपके टैक्स कलेक्शन स्टेबलाइज होंगे। यानी राज्य की सरकारों को देखिए हिदायत जरूर दी जा रही है, बट कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने भी ये फ्यूल टैक्सेस को कट करने में समय लगाया है। आइडियली देखा जाए तो जनवरी फरवरी के समय पे ही केंद्र की सरकार को फ्यूल टैक्सेस में कट करने चाहिए था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब जो हो गया उसके ऊपर बहस करने से अच्छा है कि आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। फिर अगला आर्टिकल पे आते, ग्रैंड स्लैम ऑन एटीपी एंड डब्ल्यूटीए स्ट्रिपिंग ऑफ विंबलडन रैंकिंग पॉइंट्स। तो यहां पे क्या हुआ है, एटीपी देखिए मेंस टेनिस की गवर्निंग बॉडी है और डब्ल्यूटीए वुमेन्स टेनिस की गवर्निंग बॉडी है। इन्होंने क्या किया है, विंबलडन की रैंकिंग्स को हटा दिया। जैसे मान लो आप एक टेनिस प्लेयर हो और आप जाके विंबलडन खेलते हो, तो उस केस में विंबलडन में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसके बिहाफ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। और वो पॉइंट्स आपकी मेंस टेनिस रैंकिंग या वुमेन टेनिस रैंकिंग या डबल्स मिक्स्ड टेनिस रैंकिंग को अफेक्ट करेंगे। मतलब आपकी टेनिस रैंकिंग्स उन पॉइंट्स के आधार पे होगी जो पॉइंट्स आपने विंबलडन में, फ्रेंच ओपन में, यूएस ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं। ठीक है भाई। अब विंबलडन के पास से यही टाइटल हटा लिया गया है कि हाँ भाई विंबलडन के अंदर जो खेलने के आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स अब काउंट नहीं होंगे आपकी रैंकिंग में। तो नोवाक जोकोविच ने
2021 में जब विंबलडन जीता तो उसको 2000 पॉइंट्स मिले, और अभी के लिए नोवाक जोकिच वर्ल्ड नंबर 1 है। अब नोवाक जोकोविच की वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग को काउंट करने के लिए 2021 में जो इन्होंने विंबलडन जीता था, उससे जो इनको 2000 पॉइंट्स मिले थे वो चले जाएंगे इनके पास से। मतलब रैंकिंग में चेंजेस होने वाले। विंबलडन के बेसिस पे किसी प्लेयर ने अगर पॉइंट जीते हैं तो वो पॉइंट अब उसकी रैंकिंग कैलकुलेट करने में इस्तेमाल नहीं होंगे। मतलब इससे विंबलडन की वैल्यू को थोड़ा कम करने की कोशिश की है किसने? एटीपी और डब्ल्यूपीए में। और एटीपी डब्ल्यूटीए ऐसा कर क्यों रहा है? एटीपी और डब्ल्यूटीए विंबलडन के इस स्टेप से बहुत नाराज थे कि विंबलडन ने रशियन और बेलारूशियन प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया। इस यूक्रेन क्राइसिस को लेके, चूंकि व्लादिमीर पुतिन ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, और इस पूरे अटैक में बेलारूस के जो पॉलिटिशियंस है उसने मदद की व्लादिमीर पुतिन की, तो इसीलिए रशिया और बेलारूस इन दोनों ही जगह के जो प्लेयर्स हैं उनको विंबलडन में खेलने नहीं दिया गया। अब इस बात को लेके एटीपी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और डब्ल्यूटीओ, ये तीनों बहुत नाराज थे। इनका ये बोलना है कि भाई ये जो वॉर का, जंग का डिसीजन है, ये तो पॉलिटिशियंस द्वारा लिया गया है, तो आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को क्यों पनिश कर रहे हो? खासकर तब जब रशियन प्लेयर ये दानिल मेदवेदेव, जो कि इस समय पे वर्ल्ड नंबर 2 है, और वर्ल्ड नंबर 7 एंड्रे रुब्लेव, इन्होंने ओपनली रशियन यूक्रेन वॉर को क्रिटिसाइज किया है, पीस की बात की है। तो जब ये प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि भाई पीस लेके आओ, लड़ाई मत करो, अब ऐसे समय पे पॉलिटिशियंस की गलती के लिए आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को कैसे पनिश कर सकते हो? इससे तो टेनिस का जो बेसिक एथोस है वो डिस्टर्ब होता है। फिर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भी भाई जूनियर और व्हीलचेयर कॉम्पिटिशंस की जो रैंकिंग के पॉइंट्स थे वो विंबलडन के पास से हटा दिए। तो ये जो विंबलडन है, आप कह सकते हो दुनिया का मोस्ट कोवर्टेड टेनिस टूर्नामेंट है। अब ये एक एग्जीबिशन इवेंट की तरह रह जाएगा। एग्जीबिशन इवेंट मतलब प्लेयर्स यहां पे आके खेलेंगे, बट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स उनकी इंडिविजुअल ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में काउंट नहीं किए जाएंगे, और इससे नो डाउट विंबलडन की जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पे कम होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स यहां पे विंबलडन खेलना छोड़ देंगे, बहुत मुश्किल है। विंबलडन का आप कह लो क्रेज बहुत ज्यादा है, विंबलडन में जो प्राइज मनी है वो भी बहुत ज्यादा है, तो प्लेयर्स विंबलडन खोलने छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन विंबलडन की वैल्यू तो गिरी ना यार। विंबलडन में परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओवरऑल आपकी रैंकिंग डिसाइड होती थी। अब विंबलडन कोई जीत भी जाएगा तो भी ओवरऑल उसके पॉइंट के बेसिस पे रैंकिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इससे पता चलता है कि जो टेनिस गवर्नेंस है उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एटीपी, डब्ल्यूटीए, आईटीएफ ये अपना अलग ऑपरेट करते हैं, फोर मेजर्स अपना अलग ऑपरेट करते हैं, ये यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन। तो इन सारे के सारे जो टेनिस गवर्नेंस का जो आप कह लो आर्किटेक्चर, उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ओके, एक ओपन कंसल्टेशन की यहां पे जरूरत है, और इस कंसल्टेशन के आधार पर एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है। और कुछ हद तक देखिए विंबलडन ने ये सब कुछ ब्रिटिश सरकार के कहने पे किया होगा। तो इंडिविजुअल प्लेयर्स को आप पनिश मत करो, इससे यहां पे ये निकल के आता। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं, बेलारूस के जो पॉलिटिशियंस वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल प्लेयर्स जो कि ओपनली बोल चुके हैं कि वॉर गलत है, उनको आप पनिश करने लगो। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। चलिए अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नॉट फॉर जस्ट एडल्ट्स बट ऑल्सो यंगर पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब पैदा करने हैं, ये थोड़ा सुधर चुका है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब कि ओवरऑल आप अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। 1992 में, 1990 1992 में 3.4 था टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का, जो कि 2019-21 में 2.0 पे आ चुका है। ये कौन बोलता है? तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोलता है। ओके, उसके साथ साथ ये जो 2022 रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, और कुछ हद तक एनएफएचएस 5 में भी लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जैसे त्रिपुरा और मेघालय, यहां पे जो एडोलेसेंट बच्चे हैं वो ज्यादा तेज रेट से प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो ये जो एडोलेसेंट मतलब आप कह सकते हो 14 से 18 साल की रेंज में जो बच्चे आते हैं, तो 14 से 18 साल की रेंज की जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं त्रिपुरा, मेघालय में। ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट है जिसको अरेस्ट करने की जरूरत है। देखिए, कोविड 19 की वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे इंपैक्ट आया है, और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज, या फिर कह लीजिए कि जो नॉट सो गुड इनफ इन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वाली जो कम्युनिटी है, वहां पे जो वुमेन है, वहां पे जो यूथ है, उनकी चॉइसेस बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। पहले यही बच्चे स्कूल पढ़ने जाती थी, कोविड 19 के बाद स्कूल वगैरह बंद हुए तो माँ बाप ने इनकी जल्दी शादी कर दी, और 18 साल से कम की उम्र पे ये प्रेग्नेंट हो रही है।
और अगर ये ट्रेंड लंबे समय तक देखने को मिला तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है फैमिली प्लानिंग का 2030 तक, हम इसको मीट नहीं कर पाएंगे। फिर आगे बताया जा रहा है कि नो डाउट इंडिया के जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन परिवार विकास को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस को पहचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक इंडिया के अंदर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट को हमने बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ जगहों पे हम सक्सेसफुल भी हुए। खासकर उन जगहों पे इस प्रकार के मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट को बढ़ाने की जरूरत है जहां पे वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रूरल इलाके हो गए, अपने देश के सारे रूरल इलाके हो गए, वहां पे जहां पे सोसाइटी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट को कम करने के तरीके नहीं पता, मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथोडोलॉजीज नहीं पता। और केवल देखिए वुमेन के पता होने से नहीं होता, उसके पूरे घर को एजुकेट करना जरूरी है, उनके अंदर अवेयरनेस लाना जरूरी है, घरों के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव के ऑप्शंस पहुंचाना जरूरी है। तो ये यहां पे करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लो एमसीपीआर है, लो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है। ठीक है, इसको इंप्रूव करना है, कैपेसिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। किसके थ्रू? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू। ये एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कहां कहां पे फैमिली प्लानिंग की कमोडिटीज की जरूरत है उसको फोरकास्ट किया जा सकता है, उसके प्रोक्योरमेंट को प्लान किया जा सकता है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो चीजें हैं वो हेल्थ वर्कर्स के पास अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, और ताकि ये हेल्थ वर्कर्स इन चीजों को, इन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को गांव के लोगों तक, गरीब लोगों तक, वल्नरेबल लोगों तक पहुंचा सके। ये ओवरऑल यहां पे टारगेट है। और पहुंचाने के लिए जो प्लानिंग है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ कंटेक्स्ट, हेल्थ, पॉपुलेशन, जो अलग अलग जगह पे यूथ है वो सेग्रीगेटेड है। कुछ जगहों पे पढ़ा लिखा यूथ है, कुछ जगहों पे अनपढ़ यूथ है, कुछ जगहों पे मैरिड है, कुछ जगहों पे अनमैरिड है। इन सबके पास ये पूरी अवेयरनेस पहुंचानी हमें जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिजाइनिंग प्रोग्राम्स हमें चाहिए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए, लोगों को बताना कि राइट फॉर मैरिज क्या है, सेफ सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, डाइट डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। ये सब जब चीजें हम लोगों को बता पाएंगे तब जाके लोगों के अंदर हम एक अवेयरनेस पैदा कर पाएंगे ओवरऑल उनकी हेल्थ के रिस्पेक्ट में। अब इसके लिए क्या इंडिया के अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए हैं? देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए केवल वुमेन के अवेयरनेस से कुछ नहीं होता, वुमेन का जो पार्टनर है मेन, उसके अवेयरनेस से भी होता है। तो मेल का एंगेजमेंट इस प्रकार के प्रोग्राम से बढ़ाना जरूरी है। क्या इसके लिए इंडिया के अंदर कोई अप्रोच इंप्लीमेंट की गई? तो देखिए, द मेन इन मटर्निटी स्टडी ये कंडक्ट की गई दिल्ली में। इसने पर्टिकुलरली ये बताया कि अगर आप यंग कपल्स को टीच करते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज को लेके, फैमिली प्लानिंग के यूज को लेके, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग के यूज को लेके, तो नो डाउट कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया के अंदर। और अगर आप देखो तो इसके लिए बिहार में प्रचार प्रोजेक्ट, मुंबई में यारी दोस्ती प्रोग्राम, और गोवा में जेम्स प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके थ्रू यंग कपल्स को अवेयर किया जा रहा है। ना केवल लड़की को, लड़के को भी यहां पे अवेयर किया जा रहा है कि भाई आप फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करिए, तब जाके इफेक्टिवली लॉन्गर लेवल में, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो यहां पे सुधरेगी। और इस रिस्पेक्ट में जो फैमिली प्लानिंग की मेथोडोलॉजीज है, जो कमोडिटीज है, जो टेक्निक्स हैं, इनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए केवल भारत सरकार के रिक्रूटेड इंडिविजुअल्स नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट यहां बहुत सारे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर्स का इस्तेमाल करके इन्फॉर्म्ड पुश मॉडल शोकेसेस के थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट्स के थ्रू रूरल इलाकों में और कम्युनिटी लेवल पे पहुंचा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कम्युनिटी लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो केवल सरकारी आदमी ही प्रोवाइड करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी को भी आप यहां पे सर्विसेज ले सकते हो। और कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एक 1/5 पॉपुलेशन, लगभग 20% से ज्यादा पॉपुलेशन एडोलेसेंट एज ग्रुप से जो रिप्रोडक्टिव एज में घुस रही है। मतलब 14, 15, 16, 17, 18 की एज में आ गए, मतलब एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ऐसे जगहों पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल उन कपल्स की, उन फैमिलीज की भी, ताकि भाई इतनी अर्ली एज में प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। ओवरऑल मैरिज के प्रति अवेयरनेस लेके आई जा सके। मैरिज तो देखिए एक पर्सनल डिसीजन है, बट किस उम्र पे मैरिज करनी है, किस उम्र पे बच्चे पैदा करने हैं, ये तो एक साइंटिफिक डिसीजन है, इसके बारे में पता होना चाहिए लोगों को। फिर बात करते हैं व्हाई वैक्सीन मैंडेट्स आर एसेंशियल।
यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो वर्डिक्ट दिया है कि ठीक है भाई, सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो बहुत हद तक सही है। सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी क्यों चलाई है? ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन ये जो राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए लोगों के ऊपर कि भाई अगर आपने वैक्सीन ली है तो ही आपकी यहां एंट्री अलाउड है, वहां एंट्री अलाउड है, ये रिस्ट्रिक्शन सही नहीं है। ठीक है ना? उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया था कि एक वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल और एक अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल दोनों बराबर की रेट पे ही कोरोना को फैलाते हैं। तो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल को आप कहीं जाने से रोको, ये यहां पे देखो ठीक नहीं है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट को जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, इस बात को यहां पे ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है ना भाई? ऑथर है तनिष्क गोयल और ऋषभ सिंह। ये भाई स्टूडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस कोलकाता और फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद में। इनका क्या बोलना है कि भाई जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है वो गलत है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो बताओ कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात हुई, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। पहले मैं कई बार बता चुका हूं। तो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो भी नियम कानून आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, पहली बात तो उसको बैक करने के लिए कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। दूसरा, उस पर्टिकुलर एक्शन का एक लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए। तीसरा, जो भी आप इंटरफेरेंस कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट लॉ के थ्रू, उससे कम का क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिससे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की राइट में भी इंटरफेरेंस ना हो और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए? तो ये तीन ओवरऑल मेजर्स की बात की गई और ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेट्स ने जो वैक्सीन मैंडेट लगाए हैं, वैक्सीनेशन के बेसिस पे सुविधाएं अवेलेबल करवाने वाली बात की है, ये तीनों मैंडेट्स को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि राज्य की सरकारों को कहां से ताकत मिलती है पब्लिक हेल्थ में मेजर्स लेने की। तो एंट्री 6 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से राज्य की सरकारों को ताकत मिलती है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये भी राज्य की सरकारों को ताकत देता है कि मेडिकल इमरजेंसी के समय पे कुछ इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं हार्म्स को कम करने के लिए। मतलब राज्य की सरकारों के पास लेजिस्लेटिव बैकिंग है। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जो राज्य के स्टेप्स हैं वो जस्टिफाइड है। कैसे जस्टिफाइड है? देखिए, कोविड 19 से रिलेटेड जो डेथ्स हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि 92% डेथ्स उन लोगों में हुई हैं जो अनवैक्सीनेटेड थे। तो इसका सिंपल लॉजिक ये निकल के आता है कि आप वैक्सीनेशन दे रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल को एडिशनल इम्यूनिटी दे रहे हो, इनहैंस्ड प्रोटेक्शन दे रहे हो बीमारी के आगे। तो इससे तो आप क्या कर रहे हो? आप ओवरऑल भले ही अगर वो इंडिविजुअल वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी को वायलेट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और उसको प्रोटेक्ट करने से ज्यादा आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल यूएस की सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिखता है। हुआ यह था कि 1905 में यूएस की सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, जैकॉब्सन वर्सेस मैसाचुसेट्स, सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन मैसाचुसेट्स में। क्या था कि वहां पे कुछ लोग थे जो कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन को रिजेक्ट कर रहे थे। 1901 में नॉर्थ ईस्ट और कैम्ब्रिज यूएसए में स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक निकला। तो स्टेट ने बोला कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगानी पड़ेगी, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो $5 का फाइन है। 1902 में पैस्टर हेनिंग जैकोब्सन ने बोला कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा और ना ही मैं फीस दूंगा, ना ही मैं ये $5 का फाइन दूंगा। ऐसा क्यों बोला जैकोब्सन ने? जैकोब्सन ने बोला कि इससे पहले जब मैंने और मेरे बेटे ने वैक्सीन लगवाई थी तो मुझे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे। तो मेरी बॉडी पे अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको कौन देखेगा? तो इस बेसिस पे कोर्ट में चले गए जैकोब्सन साहब और उन्होंने जाके बोला कि चूंकि मैंने पहले वैक्सीन लगाई और उससे मेरी बॉडी को नुकसान हुआ है, तो अब मैं स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगवा सकता, ना ही मैं फाइन दे सकता हूं। इस प्रकार के नियम कानून जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं वो मैसेच्यूसेट्स के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट, मैसेच्यूसेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, प्लस यूएस के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। कोर्ट्स ने यहां पे जैकॉब्सन का जो व्यू पॉइंट था ना उसको एंटरटेन नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई, आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, हम मानते हैं, लेकिन बीमारी से कम्युनिटी की, आप कह लो, हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी की हेल्थ प्रैक्टिसेस को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो इस कंटेक्स्ट में जैकोब्सन का ये जो आर्ग्यूमेंट था कि नहीं भाई, मैं दवाई भी नहीं लगवाऊंगा और मैं $5 फाइन भी नहीं दूंगा, इसको कोर्ट ने यहां पे रिजेक्ट कर दिया। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया में भी ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए, कोविड उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जो अनवैक्सीनेटेड है, उन लोग को ज्यादा मॉर्टेलिटी की तरफ लेके जा रहा है जो अनवैक्सीनेटेड है। तो इस कंटेक्स्ट में चूंकि हमें कोविड के फैलाव को रोकना है तो वैक्सीन मैंडेट्स लगाने जरूरी हैं। नहीं तो इंडिया के अंदर ओवरऑल अनपढ़ होने की वजह से और बहुत हद तक आप कह लो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा की वजह से लोग हो सकता है वैक्सीन को अपोज करें। हालांकि इंडिया में इतना वैक्सीन के प्रति अपोजिशन देखा नहीं गया जितना यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज में देखा गया।
बट फिर भी जो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनको वैक्सीन लगवाने के लिए लाने के लिए, वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए कुछ मैंडेट्स की जरूरत है। और इन मैंडेट्स को अगर सुप्रीम कोर्ट हटा देगा तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स को सुप्रीम कोर्ट पीछे की तरफ लेके जा रहा है। तो आर्टिकल 21 के अंदर बॉडीली ऑटोनॉमी और बॉडीली इंटीग्रिटी जरूरी है, बट जब बात आती है हेल्थ की, सिटीजन्स की है, मतलब सिटीजन्स की हेल्थ की, कम्युनिटी की हेल्थ की, तब इस प्रकार के स्टेप्स जरूरी होते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को यहां पे क्रिटिसाइज किया। और अब चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, डीम्ड फॉरेस्ट नो मोर। द कर्नाटका गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज परसीव्ड टू बी अ फिग लीफ टू लीगलाइज इलीगल इंक्रोचमेंट। 5 मई को ऑर्डर आया कर्नाटका गवर्नमेंट का, 67% डीम्ड फॉरेस्ट को डी नोटिफाई कर दिया गया। मतलब देखिए, डी नोटिफाई से कंफ्यूज मत होइएगा, किसी एक पर्टिकुलर इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व बोल दिया तो उसको नोटिफाई कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व, किसी को नेशनल पार्क बोला, किसी को डीम्ड फॉरेस्ट बोला, ठीक है ना। अब डीम्ड फॉरेस्ट है रिकॉर्ड्स में, वैसे तो डीम फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, बट अगर किसी इलाके को आपने डीम फॉरेस्ट कर रखा है डेजिग्नेट, तो फिर वहां पे एक लिमिट से ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जितना डीम्ड फॉरेस्ट इलाका डिक्लेयर किया गया था कर्नाटका के अंदर 9.94 लाख हेक्टेयर्स का, उसमें अब केवल 3.3 लाख हेक्टेयर्स बचा है। बाकी पूरा का पूरा लगभग 6.6 लाख हेक्टेयर्स डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा दिया है। किसने? कर्नाटका की सरकार ने। हालांकि हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का यहां पे अप्रूवल लगेगा। जब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट भाई कहां से आ गई इसमें, तो देखिए, डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए कर्नाटका के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी 2002 में। और ये एक्सपर्ट कमेटी कर्नाटका ने क्यों बनाई थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोदावरम थिरुमुलपाड़ केस 1996 में ऐसा बोला था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस बेसिस पे कर्नाटका ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और इस एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किया कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या बोला? वो फॉरेस्ट जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। देखिए, डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर फॉरेस्ट होगा, हो सकता है किसी बड़े इलाके में ग्रासलैंड हो, बीच में छोटे छोटे पेड़ हो, उसको भी डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और डीम्ड फॉरेस्ट के ऊपर किस हद तक फॉरेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रोविजंस लगेंगे, इस बात को डिसाइड करने के लिए भी ये कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी कर्नाटका के द्वारा। अब समझना ये पड़ेगा कि कर्नाटका ने 2002 में जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बनाई थी। और उस पर्टिकुलर कमिटी में ही ये रिकमेंड किया गया था कि 9.9 लाख हेक्टेयर्स कर्नाटका का डीम्ड फॉरेस्ट है। तो अब अगर उस 9.9 लाख हेक्टेयर्स को आप कम करोगे तो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल लगेगा, ठीक है भाई। अब ये जो एक्सपर्ट कमिटी थी उस समय पे जिसने डीम्ड फॉरेस्ट डेजिग्नेट किया 9.9 लाख हेक्टेयर्स को, उसने क्या बोला कि भाई वो जो थिकली वुडेड इलाके हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हैं, उनको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर देंगे। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में है। फिर वो थिकली वुडेड एरिया जो कि गवर्नमेंट ऑक्युपाई करके कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देगी, फिर वो थिकली वुडेड एरिया जो कि ग्रांटीज मतलब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिए जाएंगे लेकिन उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं होगा। फिर यहां पे सी और डी क्लास लैंड्स थे जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना था। तो ये सारे लैंड्स को कंसोलिडेट करके डीम्ड फॉरेस्ट बना दिया गया था कर्नाटका के अंदर। और ये टोटल जमीन निकल के आई थी लगभग 9.94 लाख हेक्टेयर्स। अब इस 9.94 लाख हेक्टेयर्स में से 6.6 लाख हेक्टेयर्स को डी नोटिफाई किया जा रहा है, ये डीम्ड फॉरेस्ट। अब देखिए, डीम्ड फॉरेस्ट भी अगर आप स्टेट के रिकॉर्ड्स में आ सकते हो तो वहां पे माइनिंग करना, इंक्रोचमेंट करना, एग्रीकल्चर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, ये बहुत हद तक रेगुलेट हो जाता है। तो 2014 में कर्नाटका की राज्य की सरकार ने डिसाइड किया कि भाई देखिए, 9.9 लाख हेक्टेयर्स का जो नंबर है ये हमने बहुत अनसाइंटिफिक तरीके से डिसाइड किया है, इसको हमें बदलने की जरूरत है। अब ऑब्वियस सी बात है, 2002 और 2014 में फर्क है। आबादी बढ़ गई है, हमें जगह की ज्यादा जरूरत है, चाहे वो जगह की जरूरत एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। तो अब राज्य की सरकारों को जगह चाहिए, तो 9.9 लाख हेक्टेयर्स दिख रहा है। तो मई 5 के नोटिफिकेशन के थ्रू 82,000 हेक्टेयर्स को डीम फॉरेस्ट कैटेगरी से हटा दिया गया, कन्वर्जन एरर की वजह से। 27,604 को डुप्लीकेशन की वजह से हटा दिया गया कि ये इलाका 2 बार काउंट किया जा रहा है। फिर 1.35 लाख हेक्टेयर्स को डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी से इसलिए हटा दिया क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ रहे थे। फिर रिसेंटली हुआ ये कि 1.62 लाख हेक्टेयर्स को डीम फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इस लैंड में 50 ट्रीज पर हेक्टेयर से कम थे। अब इस डिसीजन को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो इन्वायरमेंटल इंथुजियास्ट है उनका यह बोलना है कि 1 हेक्टेयर में अगर 50 ट्रीज से कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर इलाका नेचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी नेचर के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत से ग्रास लैंड्स होते हैं, श्रब वेजिटेशन होती है जो कि यूनिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है।
तो अब इस कंटेक्स्ट में यहां पे राज्य की सरकार का बोलना यह है कि सर देखिए, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उन्होंने इस डीम्ड फॉरेस्ट की जगह पे कल्टीवेशन शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि उनका कल्टीवेशन होता रहे, उन्हें इंक्रोचमेंट की कैटेगरी में ना रखा जाए, इसलिए हम इस इलाके को डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा रहे हैं। जो इन्वायरमेंटल इंथुजियास्ट हैं उनका राज्य की सरकार से सवाल है कि ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो तो हमें पूरी डिटेल्स दो कि किस इलाके में कितना इलाका इन फार्मर्स के पास है, और आप कहां कहां पे इस इलाके को फार्मर्स के रिस्पेक्ट में डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा रहे हो। तो मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार ये स्टेप इसलिए ले रही है कि जो इंडिविजुअल छोटे मोटे फार्मर्स हैं, जिन्होंने जगह जगह पे लैंड पार्सल पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन हो सकता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसेस इस लैंड में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, इसलिए इस इलाके को डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी से हटाया जा रहा हो। इसके ऊपर अभी लंबी बहस चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इतनी जल्दी डिसीजन इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों चीजों करनी चाहिए। हो सके तो दोस्तों सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।